आज के इस क्लास में हम वायरस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानेंगे। देखिए, वायरस जो होता है दो प्रकार के पदार्थों का बना होता है। एक होता है प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस का जो हेड वाला भाग होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन से बना खोल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। अब देखिए, प्रत्येक कैप्सिड है छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है। अब देखिए, कैप्सिड जो होता है तो वह बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड की खोल के चारों ओर, ये जो कैप्सोमियर होते हैं यह न्यूक्लिक एसिड के खोल के चारों ओर अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है, अर्थात कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उस हेड वाले भाग में या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। पौधों के केस में देखा जाए तो आरएनए होता है, अर्थात पौधे जो होते हैं तो पौधों के को जो वायरस क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं, अर्थात पौधों को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनमें केवल आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। उनमें आरएनए जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। जबकि अन्य जंतु वायरस में देखा जाए तो उनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह डीएनए के रूप में होता है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल ही क्या करता है? किसी भी जीव जंतु को क्या करता है? संक्रमण करने का कार्य करता है। क्योंकि वायरस जब भी किसी जीवधारी के अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? जो प्रोटीन का उसके बाहर जो खोल होता है, अर्थात जो कैप्सिड होता है, उसको क्या करता है? बाहर छोड़ देता है और उसका जो न्यूक्लिक अम्ल वाला जो भाग होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को क्या करता है? अंदर प्रविष्ट कराता है और वह अंदर जा करके क्या करता है कि गुणन करके अपने जैसे बहुत सारे अणुओं का निर्माण करता है, जिससे प्रत्येक अणु क्या करते हैं? एक वायरस के रूप में क्या करते हैं? बदल जाते हैं, एक वायरस के रूप में ग्रोथ कर लेते हैं और फिर इस तरह से शरीर में वायरस बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर संक्रमण करना शुरू कर देता है। अब देखिए, वायरस जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे द्विरज्जुकीय डीएनए। अब देखिए, उनमें जो वायरस के अंदर जो डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसके आधार पर वो कई प्रकार का होता है। एक है द्विरज्जुकीय डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे T2 होता है, T4 होता है। बैक्टीरिया, वायरस, हेपेटाइटिस बी। अब देखिए, द्विरज्जुकीय डीएनए जो होता है किसमें होता है? जैसे T2, T4 बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये हर्पीज वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या होता है? पाया जाता है, अर्थात इस तरह का द्विरज्जुकीय डीएनए होता है तो इन वायरसों में पाया जाता है। अगला है आपका एक रज्जुकीय डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे किसमें पाया जाता है? पोलीफॉज में। अब अगला है द्विरज्जुकीय डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए, तो रीवो वायरस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला है आपका एक रज्जुकीय आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे टीएमवी है, मुंह पका है, खुर पका है, तो इनमें ये वायरस पाया जाता है, अर्थात ये मुंह पका वायरस होता है, खुर पका वायरस और टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, पोलियो वायरस, रिट्रो वायरस, इनमें एक रज्जुकीय आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब अगला है वायरस की खोज। अगला टॉपिक हमारा वायरस की खोज। देखिए, वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोवास्की ने सन 1882 में की थी। ये क्या होते हैं कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, ये वायरस जो होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं
कि इनको हम फिल्टर पेपर से भी क्या करते हैं, छान सकते हैं। अर्थात इनको फिल्टर पेपर से अगर छाना जाए, जिस द्रव में होते हैं तो उससे भी ये छन जाते हैं, इतने बारीक होते हैं। M.W. बेजिंग ने पाया कि संकरित पौधे के रस को स्वच्छ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें क्या किया गया, तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा गया। अब देखिए एक M.V. बेजनबर्ग साइंटिस्ट ने बताया कि संक्रमित पौधे का अगर रस लेकर के उसे एक स्वस्थ पौधे पर रगड़ा जाए तो उससे वो पौधा क्या हो जाता है, संक्रमित कहा जाता है। इसके आधार पर इस तरल को क्या कहा गया, तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा जाता है। W.M. स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। अर्थात W.M. स्टैनले ने क्या किया कि कुछ अध्ययन के पश्चात 1935 में क्या किया, वायरस को उन्होंने एक क्रिस्टल के रूप में अलग किया। डार्लिंगटन ने 1944 में खोज की कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। अब देखिए 1944 में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने क्या खोजा कि वायरस जो होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है वायरस के सजीव एवं निर्जीव लक्षण। अब देखिए वायरस के कौन कौन से लक्षण सजीव हैं और कौन कौन से लक्षण निर्जीव हैं। पहला है वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA से बना होता है। अब देखिए वायरस के सजीव लक्षण सबसे पहले हम देखेंगे तो उनका पहला लक्षण है सजीव लक्षण कि वायरस जो होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA का बना होता है। तो DNA और RNA क्या है, एक आनुवांशिक जीवित आनुवांशिक पदार्थ, जैविक आनुवांशिक पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, गुणन, जिनमें गुणन करने की क्षमता पाई जाती है। एक सजीव का लक्षण है। दूसरा है जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय। देखिए वायरस जो होते हैं तो अगर ये सजीव नहीं होते तो किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में जाने पर ये क्या करते एक्टिव नहीं होते, सक्रिय नहीं होते, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। अगर किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना ये सजीवों का लक्षण होता है। अगला पॉइंट है वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। अब देखिए एक और लक्षण है जीवित का कि वायरस जो होते हैं अगर किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रोथ करना प्रारंभ कर देते हैं, साथ उनमें प्रवर्धन होने लगता है। अगला है इसमें उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है। तब देखिए एक सजीव की भांति वायरस में उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होने लगती है। अगला है वायरस तापमान, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। अर्थात देखिए एक सजीव ही क्या कर सकता है कि किसी भी प्रतिकूल वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है, कोई प्रतिक्रिया करता है। तो ऐसे वायरस भी क्या करता है, ताप के प्रति, रासायनिक पदार्थ के प्रति, विकिरण के प्रति या अन्य कोई भी उद्दीपन के प्रति क्या करता है, कुछ न कुछ अनुक्रिया करता है। अब हम देखेंगे वायरस के निर्जीव लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए इनमें एंजाइम के अभाव में कोई उपापचय क्रिया। अब देखिए वायरस जो होता है तो इनमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है और बिना एंजाइम्स के किसी भी जैविक क्रिया के होने की कोई चांस नहीं है। अगला है वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचने पर ही सक्रिय होते हैं, निर्जीव कोशिकाओं में नहीं। देखिए तो अगला है लक्षण है निर्जीव लक्षण कि वायरस क्या है, अगर सजीव है होता तो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये निर्जीव है, इसमें निर्जीव लक्षण है, इसलिए यह क्या करता है, केवल सजीव कोशिका में ही क्या करता है, सर्वाइव करता है, निर्जीव कोशिका में सर्वाइव नहीं करता, इसलिए यह निर्जीव का लक्षण माना जाता है। अगला है वायरस में कोशिका अंगक तथा अन्य प्रकार के कोई भी न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA नहीं पाया जाता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वायरस में कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता और उसके साथ साथ इनमें DNA और RNA एक साथ नहीं होते हैं। अर्थात किसी भी जीवित कोशिका में, किसी भी जीवधारी में DNA और RNA एक साथ होते हैं, लेकिन इनमें
ऐसा नहीं होता, या तो DNA होता है या तो RNA, जैसे कि पहले बताया गया है कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, उनमें केवल RNA होता है, और जो जंतु वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, केवल DNA होता है। अब अगला है वायरस को रवों के रूप में, अर्थात वायरस एक ऐसा पदार्थ है जिसको एक रवों के रूप में, क्रिस्टल के रूप में हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं, जो एक निर्जीव का लक्षण है, क्योंकि हम एक सजीव को कहीं पर भी किसी बंद डिब्बे में या क्लोज स्पेस में नहीं रख सकते ज़्यादा दिनों तक, कुछ दिनों तक भी नहीं रख सकते क्योंकि वो निर्जीव हो जाएगा, लेकिन एक निर्जीव को ही हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं, तो ये भी उसका निर्जीव लक्षण है।